नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ छत्तीसगढ़, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ की कहानी आज मुझे मिली हुई है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है संजीव कुमार जी। जब कहानी की शुरुआत हुई थी ना, तब उनकी उम्र थी लगभग 25 से 26 साल और आज संजीव जी 60 साल के हैं। मतलब एक लंबा अरसा, लगभग 35 साल बीत चुके हैं इस कहानी को घटे हुए। तो कहानी क्या थी, क्या हुआ था? चलिए आज इस कहानी की सफ़र पर हम निकलते हैं और सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। मैं बताया आपको, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाला। ये जो मेरे साथ में घटना घटी थी, मैं उसकी शुरुआती दिनों में तो मैं ज़रूर था। जब वो घटना की शुरुआत थी तो मैं ही वहाँ पर था। लेकिन ये मेरे दोस्त के साथ में घटी हुई घटना है, जिनका नाम है अशोक। कभी हम एक साथ में स्कूल में पढ़ते थे और जैसे जैसे वक्त गया हम जवान भी हुए। पहले मेरी शादी हुई और फिर अशोक की शादी होने वाली थी। हम दोनों बहुत खुश थे। मेरे पास उन दिनों जीप हुआ करती थी। मैं जीप चलाने का काम करता था। उसी से हमारा घर का सब कुछ चलता रहता था। रोजी रोटी का जुगाड़ उसी से चलता था। लेकिन अशोक जी जो थे ना, उनके पास खेती बाड़ी थी। पैसे की कमी नहीं थी उनके पास। उनके घर में जो भी लोग कमाते थे, बाहर भी और घर में जो खेती बाड़ी होती थी, तो उनका काम बड़ा मज़े में चलता था। जब शादी की चर्चा होने लगी, शादी का दिन तारीख तय हुआ, तब मेरा दोस्त जो अशोक थे कहने लगे, संजीव भाई, मेरी शादी में अपना जीप लेकर ज़रूर चलना। जीप पर ही मैं चलूँगा। मैं तो बड़ा खुश था। मैं तो ऐसे ही अपनी जीप लेकर जाने वाला था। लेकिन अब खुद अशोक जी ने बोल दिया था, तो मैं तो सहर्ष तैयार हो गया कि ठीक है भाई, मैं लेकर चलूँगा। इसी गाड़ी पर दूल्हा दुल्हन दोनों बैठ के आएंगे। इधर से मैं दूल्हा को लेकर जाऊँगा और उधर से साथ में दुल्हन लेके आऊँगा। मैं तो बड़ा खुश था। खुश होने का अधिकार भी था। वो मेरे लंगोटिया यार थे। बड़ा हम दोनों में आपस में पड़ती थी। अब इसके बाद शुभ मुहूर्त वो आ चुका था। जब हम जाते हैं अशोक जी को बिठा करके उनके ससुराल में, और वहाँ पर और भी लोग थे। बाराती के बस भर के गई हुई थी। अब वहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम था, टेंट वगैरह लगा हुआ था। बड़ा आनंद आ रहा था। ले दे करके वो बारात में मुझे बहुत ही मज़ा आया था। मैं तो सो ही नहीं पाया था। मैं नाच गाना का शौकीन था, तो नाच गाना देखते देखते जब मुझे कोई बुलाता है कि चलो आपको चलना है, तो मैं समय देख रहा था, 3 बज रहा था। मैं कहने लगा, भाई अभी तो 3 बज रहा, कहाँ जाना है? तो दूल्हा बुला रहे हैं आपको, आप चलिए घर पर। मैं अंगड़ाई लेते उठा। नींद बिल्कुल, मैं सो नहीं पाया था। लेकिन जब मेरा यार बुला रहा है, अशोक बुला रहा है, तो कोई ज़रूरी काम था। जब मैं आंगन में पहुंचता हूं, तब अशोक कहते हैं कि देखो, हमें अभी निकलना पड़ेगा, मुहूर्त है। इन लोगों का कहना है कि 3 बजे के आसपास ही यहाँ से निकलना हमारे लिए शुभ होगा। मैं कहने लगा, फिर देरी क्या है? मैं तो तैयार हूँ, क्या आप लोग तैयार हो? अब जल्दी जल्दी में सब दूल्हा दुल्हन तैयार, तो दूल्हा तो तैयार ही था, इसके बाद दुल्हन भी तैयार हो चुकी थी। मैं जीप लगा देता हूँ, जीप में बैठ जाती हैं और फिर विदाई होने लगती हैं। इसके पीछे जो बस था, उसमें भी जो बाराती भरे हुए थे सारे लोग, उसमें बैठ जाते हैं। अब ये अब कैसा मुहूर्त था, ये तो मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा ही कुछ बात था। अब इसके बाद मैं अपना जीप में दूल्हा दुल्हन को बिठा करके और चलने लगता हूँ। बस जो थी वो हमारे पीछे लग जाती है। लेकिन मैं जल्दी निकल गया था। लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाया था। लगभग उस गांव से जहां पर हमारी बारात गई थी, जहां पर अशोक जी का ससुराल था, वहां से लगभग 6 किलोमीटर ही मैं आगे चल पाया था। अब बस जो थी हमारे पीछे थी, लेकिन अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। वो कच्ची पक्की उस टाइम की सड़क थी जिस पर हम चल रहे थे। अभी जो मेन रोड था ना, वो थोड़ा दूरी पर था, जो हाईवे था। बस हाईवे पर हम मुश्किल से 10 मिनट में अब ऊपर पहुंच जाते।
और इसके बाद तो हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती। मैं थोड़ा सा जीप को स्लो कर लिया था। मुझे लगा कि थोड़ा स्लो चलना चाहिए ताकि बस भी हमारे नज़दीक आ जाए। मैं भूत प्रेत से कभी डरता नहीं था। और वही हाल था मेरे साथी का, अशोक का, जो दुल्हा बने हुए थे। दोनों लोग आराम से बैठे हुए थे और मैं अपना मस्ती में जीप चला रहा था। जब मैं धीरे करता हूँ तो अशोक बोलते हैं, भाई आपने जीप धीरे क्यों किया? अरे भाई तेजी से चलाओ, जल्दी से हम हाईवे पहुँचेंगे। मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए कहने लगा मजाक में, अरे भाई थोड़ा धैर्य रख लो, बाराती भी आ जाने दो, हम साथ ही चलेंगे तो उसमें आनंद कुछ और ही रहेगा। इस पर मेरे साथी अशोक मुस्कुरा पड़े, कुछ बोल नहीं पाए। दुल्हन तो घूंघट काढ़े हुए बैठी हुई थी। अचानक हमारा जीप का इंजन बंद हो जाता है। मैं दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, स्टार्ट ही नहीं होता है। मुझे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। मैं इंजन ढक्कन खोलता हूँ, उठाता हूँ, मुझे लगा कि बैटरी का तार वगैरह निकल गया होगा। कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूँ कि बैटरी के तार सब कुछ सही ढंग से लगा हुआ, मजबूती से लगता है, और तब मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ। बार बार स्टार्ट करता हूँ लेकिन स्टार्ट तो हो ही नहीं पाता है। मैं उस टाइम बड़ा परेशान हो गया था। अब जो दुल्हा थे अशोक जी, मेरे दोस्त, कहने लगे क्या हुआ संजीव जी? मैं कहने लगा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल उस वक्त में दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं अब इस टाइम में करूं तो क्या करूं। तब मेरे जो दोस्त थे अशोक जी कहने लगे, भाई गाड़ी में तेल वेल तो पूरा भरवा लिया था या ऐसे ही कुछ लीटर पेट्रोल डाल करके चल दिए थे? मैं कहने लगा पूरा टंकी में भरवाया था भाई, तब क्यों नहीं गाड़ी स्टार्ट हो रही है? संजीव, जो मैंने कहूँ ना कि जो अशोक जी थे, वो कहने लगे, मैं जब वाकई में इस बात को ध्यान देता हूँ कि कहीं मेरे गाड़ी में पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया। अब वाकई वो जो पेट्रोल का मीटर था ना, वो हमेशा आधा पे ही रहता था, उसमें कुछ खराबी थी। अब मुझे लगा कि मैं तो पेट्रोल पूरा टंकी भरा लिया हूँ, तो क्यों नहीं। आखिरकार मैं मैनुअल तरीके से टंकी में लकड़ी कुड़ी डाल करके जब चेक करने लगता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि उसमें तो पेट्रोल है ही नहीं। तो आखिर पेट्रोल गया तो कहाँ पर गया? पूरा टंकी का पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया? जब मैं इसी में लगा हुआ था, तभी जो दुल्हन थी ना, उसको कुछ उल्टी जैसा महसूस होने लगी। घूंघट उठा देती है, उल्टी करने की कोशिश करती है। कई लड़कियों का ऐसा हो जाता है, सफ़र में हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं थी। मैं अपने काम में जुटा हुआ था, परेशानी में जुटा था, और दुल्हन को संभाले हुए थे अशोक जी। अपने दुल्हन को संभालते हुए तब दुल्हन उल्टी तो नहीं करती है, लेकिन वो बेहोश जैसी दिखाई अब पड़ने लगती है। संभाल लेते हैं वो, जो उनके दुल्हा होते हैं अशोक जी, वो संभाल लेते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या ज़्यादा कोई परेशानी होगी क्या? तब कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा नर्वस सी हो गई है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद मैं परेशानी में फंसा हुआ था। आखिर पेट्रोल गया तो कहाँ गया? बारात में जहाँ मेरी जीप खड़ी थी वहाँ पर कोई निकाल लिया क्या? मुझे ऐसा ही लगने लगा। लेकिन इतना सारा पेट्रोल मैं जीप के पास में ही था, ऐसा संभव ही नहीं था। लेकिन उस टाइम मैं कर क्या सकता था? आखिरकार बस आ जाती है। बस आने के बाद मैं अपनी परेशानी अब सबको, जो मालिक थे, मैंने अशोक जी के पिता को बताता हूँ कैसी समस्या है। तब दुल्हा दुल्हन हमारी जीप से निकल करके आप बस में बैठ जाते हैं। बस चल पड़ती है। लेकिन जो दुल्हा थे अशोक, वो मेरी चिंता करते हैं, अब बिना पेट्रोल के तुम कैसे आओगे? मैं कहता हूँ मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने टाइम पर पहुँच जाओ, मैं तो कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर लगा लूँगा। सुबह होने दो और इसके बाद मैं कहीं ना कहीं से पेट्रोल का व्यवस्था कर लूँगा। अब वही मैं करता हूँ। मेरे सामने से बस निकल जाती है, दूल्हा दुल्हन विदा होकर के हमारे चले जाते हैं। अब मैं उस जगह पर बिल्कुल निराश सा बैठ जाता हूँ। लेकिन ये हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, उनके जीवन में कभी कभी ऐसा पल जरूर आता होगा जो मेरे साथ में आया था। जब सुबह हो जाती है तब राहगीर चलने लगते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई पेट्रोल आसपास में कहीं मिल जाएगा? तब कहते हैं कि 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, एक गांव आएगा, वहाँ पर आपका पेट्रोल मिल जाएगा। थोड़ा महंगा मिलता है पेट्रोल पंप से। मैं कहने लगा महंगे की बात नहीं है, बस पेट्रोल मिलना चाहिए।
मैं जो गाड़ी में कैन वगैरह है ले करके जाता हूँ और पेट्रोल लेके आ जाता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। लेकिन मैं अशोक जी के पास जाता नहीं हूँ। मैं फिर अपने काम में जुट जाता हूँ कि भाई जब तक मैं काम नहीं करूँगा घर बार का खर्च वर्च कैसे चलेगा। 15 दिन के बाद मैं अशोक जी के पास जाता हूँ मिलने के लिए। अशोक जी मुझे दरवाजे पर ही मिल जाते हैं घर में जाने से पहले। हाँ, कहने लगे तू था कहाँ पर, इतना दिन से आया क्यों नहीं है। मैं कहने लगा भाई मैं व्यस्त हो गया था। तो उस रात क्या हुआ था, पेट्रोल मिला कि नहीं मिला। मैं कहने लगा भाई मिल गया था, 2 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा था लेकिन पेट्रोल तो मिल गया था। इसके बाद तो मैं अपने गांव आ चुका था। मैं दुल्हा का जो अशोक जी थे उनके चेहरे पर मैं परेशानी देख रहा था। मैं कहने लगा कि अशोक जी बात क्या है, आपके चेहरे पर तो अभी रौनक होना चाहिए, नई नई दुल्हन आई है, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आ रही है, बात क्या है, क्या बात है, कुछ खुल कर बताओ। मेरे जिगरी दोस्त मुझसे कुछ छुपाते नहीं थे, ना मैं अपने बारे में कुछ छुपाता था। हम लोग खुली बात करते थे। तब कहते हैं चलो यहाँ पर क्या बताऊँ मैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं, एकांत में बैठ कर के मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं और अशोक जी गांव से बाहर आते हैं, एक जगह पर हम बैठ कर के जहाँ पर कोई आसपास में नहीं था। तभी मुझे कुछ संदेह होने लगा था कि मामला कुछ अलग है, इसलिए मुझे अशोक जी एकांत में लेके आए हैं। मैं पूछता हूँ कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से बता दो बात क्या है। चुप रहते हैं। मैं कई बार उनको टोकता हूँ, अरे भाई कुछ तो बोलो, इतनी दूर हम गांव से आ चुके हैं, कुछ बात तो होगी। तब कहते हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ जहाँ से तुम्हें अच्छा लगता है वहीं से तुम शुरुआत कर लो। आखिरकार अशोक जी शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, जो मुझे बताते रहते हैं, मेरा तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं तो अभी कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ना तो मैं भूत प्रेत पर यकीन करता था और ना अशोक ही करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। मैं तो बस इतना सुन करके ही कांप गया था। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं चिल्ला के बोलता हूँ अशोक जी से। तब अशोक जी कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही कह रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये सब मेरे साथ में हर रोज़ घट रहा है, ये सब मेरे साथ में हर रोज़ चल रहा है। इसके बाद अशोक जी रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। मैं अब क्या बताऊं, अशोक जी को संभालता हूं और कहता हूं शांत हो जा, इसका उपाय क्या है, कभी उपाय के बारे में सोचा है। तब कहते हैं उपाय तो हमने कुछ कराया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पहले मैं पूरी कहानी बता दूं, इसके बाद हम आगे की कहानी शुरुआत करूंगा। अशोक जी का कहना था कि देखो भाई, हम दुल्हन लेके तो आ चुके थे, मैं बड़ा खुश था। दुल्हन उस टाइम जब तुम्हारी जीप में बैठी थी उसको उल्टी आई थी, तुम्हें याद है ना। मैंने बोला हाँ, जब मेरे पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, गाड़ी का इंजन बंद हो गया था, उस टाइम की बात है ना। तब कहते हैं हाँ। उसके बाद वो बेहोशी जैसी हो गई थी। मैं कहने लगा अक्सर यात्रा में हो जाता है औरतों को, लड़कियों को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी यही समझा था। अशोक जी कहते हैं कि मैं भी यही बात समझा था। मैं बस में सवार हो गया, मैं अपने दुल्हन को संभाले हुए था, लेकिन कभी कभी आंखें खोलती थी, मुझे घूर कर देखती थी और फिर आंखें बंद कर लेती थी। मुझे लगने लगा कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। दुल्हन थी, मैं अपने दुल्हन को संभाल करके घर तक आता हूँ। जो भी विधि विधान होता है हम लोग करते हैं, विधि विधान तक तो ठीक थी। इसके बाद जो उसको परेशानी थी ना, वो शुरुआत हो चुकी थी। वो घर में हमारी बहनें ले जाकर के आराम करने के लिए बोल देती हैं कि भाभी आप आराम करो, आप थक गई हो यात्रा से। वो सो जाती है। सोने के बाद उसको सब कोई जब वक्त होता है भोजन पानी का, जगाने जाते हैं तो जागती जरूर है, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती है। बड़ी बड़ी उसकी आंखों का रंग बदला, लाल जैसा नजर आने लगता है। जो भी हमारी बहन थी उसको चेहरा मोहरा देख करके आंखों का रंग डर जाती है, चिल्ला के भागती है, भैया भैया, जो भी घर में था, देखो ना भाभी कैसे कर रही, भाभी कैसे कर रही है। मैं भी
अब वो वहीं पर था तो मैं भी सब खबर सुना, लेकिन थोड़ा मैं शर्मिला था ना, तो मैं घर में नहीं गया भाई। और लोग गए, मेरी माँ गई, सब देखा तो नॉर्मल थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसा तो हुआ था, लेकिन जो मेरी माँ जाकर देखती है तो उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरी बहन को डांटने लगती है, क्या तू अफवाह उड़ा रही है, क्या ऐसा तमाशा बना रही है, कहाँ है दुल्हन की आंखें लाले, बिल्कुल सिंपल से तो आंखें हैं। इसके बाद बहन जाती है तो उसको भी लगता है, माँ को कहती है कि नहीं माँ, अभी जब मैं भाभी को जगाने आई थी ना, तो इसकी आंखें का रंग बिल्कुल लाल जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे नशे में कोई हो। माँ मेरी बहन को डांटती है, बात आई गई होगी। अब रात हो रही थी, घर में मेहमान भी थे और गर्मी का टाइम था, तो कुछ खाट वगैरह बिछा करके लेडीज वगैरह जो मेहमान थी सो रही थी, और हम पुरुषों के लिए तो अलग ही सब कुछ था, बाहरी सब कुछ, हमारे यहाँ पर दलान बोलते हैं उसको। दलान में सब कुछ जो हमारे रिश्तेदार थे लेटे हुए थे। मैं भी समय का इंतज़ार कर रहा था, आज मेरी सुहाग रात थी। मैं भी एक खाट पर लेटा हुआ था। रात का 9 बजता है। मैं देखता हूँ अभी रिश्तेदार आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, कुछ लेटे हुए बातें कर रहे हैं। मैं शर्मिला था, मैं जाने का घर में हिम्मत नहीं कर पाया। 10 बजता है और तब मुझे झपकी आ जाती है। 11 बजता है तब जाकर मेरी आँख खुलती है। मैं हड़बड़ा के देखता हूँ, अरे सुबह तो नहीं हो गई, लेकिन घड़ी पहन रखा तो देखता हूँ तो रात को 11 बजा हुआ है। अपने मेहमान को देखता हूँ तब तो खराटे भर रहे थे। धीरे धीरे मैं उठता हूँ कि भाई आज तो मेरी सुहाग रात है, मेरी दुल्हन मेरी इंतज़ार कर रही होगी। धीरे धीरे बिना चप्पल पहने, बिना आवाज़ किए मैं घर के दरवाजे के पास जाता हूँ। घर के अंदर में दरवाज़ा लगा हुआ था, मुझे पता हो क्या हो कि दरवाज़ा जरूर खुला होगा। वाकई में दरवाज़ा खुला हुआ था, जो मेन गेट था बस भिड़ा हुआ था। हल्का सा पुश करता हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है। मैं अंदर जाता हूँ आंगन में। पहले मुझे अपने जो सुहाग कक्ष था उसमें जाने के लिए पहले आंगन से हमें गुजरना पड़ता, और तब जाके आखिरी सिरे पर हमारा कमरा था जिसमें हमारी दुल्हन इंतज़ार कर रही थी। लेकिन आंगन को पार करने के बाद में आंगन के अंदर में चारपाई डली हुई थी। गर्मी के टाइम में आपको बताया था ना, तो कुछ रिश्तेदार वगैरह जो भी थे अब आंगन में चारपाई पर लेटे हुए थे, वो भी नींद में थी। मैं धीरे 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 अब उनको पार करके अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मुझे लगा कि जैसे ये मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, मेरा सुहाग कक्ष का भी दरवाज़ा खुला होगा। मेरी दुल्हन या तो अब सो गई होगी या मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं जाता हूँ, जैसे मैंने बाहर का दरवाज़ा पोस्ट किया था, मुझे लगा कि ऐसे ही दरवाज़ा खुल जाएगा, अंदर में मेरी दुल्हन दरवाज़ा क्यों बंद करेगी। लेकिन जब मैं दरवाजे को पुश करता हूँ तो दरवाज़ा खुलता नहीं। मैं कई बार ताकत लगा लिया, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं। अब मैं कैसे आवाज़ दूँ, इतने मेहमान आंगन में भरे हुए हैं, अगर मैं दरवाज़ा पीटूँ, नॉक करूँ, तब सारी जग जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि मैं अब जा रहा हूँ कमरे में। मैं बताया ना कि मैं बहुत शर्मिला इस चीज़ में था, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। मैं कुछ देर इंतज़ार किया और मैंने एक बार कोशिश भी किया धीरे से दरवाजे को खटखटाने का। खटखटा करके मैं अब मेहमानों की तरफ देखने लगा, जो लेडीज सोई हुई कोई जगी तो नहीं है, लेकिन कोई जगी नहीं, या फिर जगी भी होगी तो सोने का नाटक कर रही होगी। 1-2 बार मैं तो कोशिश जरूर किया। मैं इसके बाद में खड़ा हो गया 10-15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दरवाज़ा नहीं खुलता है। इसके बाद मैं जैसे आया था लौट जाता हूँ। मन में अब एक तरह से मैं कहूँ ना, जो मैं सपने लेकर के अपनी चारपाई से अपने सुहाग कक्ष के लिए चला था, सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन ऐसा लगा कि मेरी पत्नी सो गई है, मेरी दुल्हन सो गई है, गलती से दरवाज़ा बंद कर लिया होगा। मैं फिर वापस आ जाता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। जब ऐसे ही मैं जागते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ कि आखिर उसने दरवाज़ा क्यों बंद किया, दरवाज़ा बंद करने का रीज़न क्या है। उसको भी पता है कि आज हमारा सुहाग रात है, तो दरवाज़ा क्यों बंद किया। मैं घंटा भर यही बात सोचते रहता हूँ, फिर हिम्मत करता हूँ, और तब तक रात ज़्यादा हो चुकी थी। मैं कहूँ कि आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था, 12:30 के आसपास में। फिर मैं हिम्मत करता हूँ, धीरे धीरे जाता हूँ और फिर दरवाजे के पास में खड़ा हो जाता हूँ। जब दरवाजे के पास में खड़ा होकर के नॉक करने की कोशिश करता हूँ, और तभी मुझे अंदर में अब मेरी पत्नी का
हंसने का आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी के साथ में हो, अंदर में अकेले ना हो, हंस रही थी। उसकी खिलखिलाहट मुझे एकदम अपने कानों में सुनाई पड़ी थी। मैं तो चौंक गया। मैं दरवाज़ा पुश करता हूँ, दरवाज़ा फिर अंदर से बंद, खुला ही नहीं था। मैं एक दो बार धीरे धीरे दस्तक किया था, और जब मैं दस्तक करता था तो मेरी जो दुल्हन थी उसकी आवाज़ जो हंसने की थी वो बंद हो जाती थी। मैं कहूँ ना कि मैं खून के घूंट पी करके रह गया था। मुझे लगा कि मेरे साथ में कोई मजाक तो नहीं चल रहा है, कहीं मेरे बहन वगैरह, मेरी भाभी वगैरह मेरे साथ में कोई गेम तो नहीं खेल रही, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा ये सब कॉमन चीज़ होता था दूल्हा दुल्हन को परेशान करने के लिए। लेकिन भाई, ऐसी मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कुछ देर ज़रूर इंतज़ार करता हूँ, जब मैं शांत हो जाता हूँ और तब अंदर से दुल्हन की हंसने की आवाज़ आती है, खिलखिलाने की। आखिरकार मैं गुस्से में आकर के अपने बिस्तर पर पहुँच जाता हूँ। मैं काफ़ी देर तक, फिर अब नींद नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से नींद आती है, गुस्से में उबल रहा था मैं। ये कौन था भाई? कौन थी? क्या मेरी कोई भाभी वगैरह थी या मेरी कोई बहन वगैरह जो मेरे साथ में गेम खेल रही थी? अब इसके बाद मुझे नींद आ जाता है तो सुबह ही आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद मैं घर के अंदर में जाता हूँ। ब्रश व्रश करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी जो कमरा था वो खुला पड़ा है। मैं धीरे से चला जाता हूँ और तब मैं देखता हूँ कि मेरी दुल्हन में नई पलंग थी उस पर बैठी हुई थी। मुझे देखती है, फिर घूंघट काट देती है और तब मैं उसके पास जाकर के बैठ जाता हूँ। वो मुझे बैठ कर, जैसे ही मैं बैठता हूँ पलंग पर उठ के खड़ी हो जाती है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ, ये क्या मजाक चल रहा है? रात से मैं रात में 2 बार आ चुका है, 2 बार मैं आकर के लौट चुका हूँ, और तुम यहाँ पर किसके साथ तुम हंसी मजाक कर रही थी? रात में किसके साथ खिलखिला रही थी? कौन था तुम्हारे साथ में? दुल्हन जो मैं उसका हाथ पकड़ रखा था और वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। उसका घूंघट हट चुका था और फिर कहती है, कैसी बात कर रहे हो जी? ये कैसा लांछन मुझ पर लगा रहे हो? मैं किसके साथ में थी? मैं आपके साथ में थी। आप थे मेरे रात में, आप मेरे साथ में थे रात भर। आप क्या इतना भूल चुके हैं? अब जैसे ही मेरा दिमाग सनक गया था, मैं कहने लगा, तुम्हारा दरवाज़ा अंदर से बंद था, मैं तो अब द्वारे पर था, मैं तो आ ही नहीं पाया था, और जब मैं आया तब तो तुम्हारा दरवाज़ा बंद था। मैं कहूँ ना कि मैं जितना उसको समझाता था वो मानने को तैयार ही नहीं थी। कहती कि नहीं, आप आए तो थे, आप कैसे भूल जाते हो? क्या आप नींद में आए थे क्या? आपने मेरे साथ में सुहाग रात भी मनाया। सच कहूँ ना, मेरा जो गुस्सा था 7वें आसमान में चढ़ गया था। ये कैसे हो सकता है भाई? मुझे 2-2 बार मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं घर पर आया था, दरवाजे पर दरवाज़ा बंद था। मैं अंदर कहाँ गया? अब मेरी पत्नी का कहना था कि मैं अंदर आया था, मैं उसके साथ सुहाग रात मनाया था, मैं रात भर उसके साथ में था। अब वो कह रही थी कि आप मेरे साथ में झूठ बोल रहे हो, आप मेरे साथ में गेम खेल रहे हो, मजाक कर रहे हो। मैं कहूँ ना, मैं खून के घूंट पी कर रह गया था। लेकिन अब क्या था, मेहमानों से भरा हुआ घर था, ज़्यादा मुझे वक्त मिला ही नहीं। मेहमान घर के अंदर में आने लगे दुल्हन को देखने के लिए, मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। अब इसके बाद रात आती है। रात आने के बाद मैं इसी में उधेड़ बुन में डूबा रहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? कहीं दुल्हन मेरे साथ में गेम खेल रही है क्या? उसके यहाँ पर ऐसा कुछ चलता है मजाक करने का कोई तरीका? मुझे लगने लगा कि यही होगा, ये गेम ही चल रहा है मेरे साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने परिवार हैं हमारे घर में, आंगन में लेडीज सब कुछ सो रहे हैं, किसकी हिम्मत होगी कि मेरे दरवाजे के अंदर चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये मजाक ही चल रहा है, मजाक ही चल रहा है। रात होती है, अब फिर मैं जैसे ही दरवाजे पर जाता हूँ फिर दरवाज़ा बंद। मैं दरवाज़ा धीरे से नॉक करता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं कि दरवाज़ा खुल जाए। मैं शांत खड़ा होता हूँ जैसे पहली रात हुआ था। फिर मेरी दुल्हन को हंसने की आवाज़, खिलखिलाने की आवाज़ आती है। अब तो मैं बिल्कुल कहूँ ना कि गुस्से से भर चुका था, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता था, अभी भी मेहमान थी, और ऐसा मेरे साथ में 4 रात तक होता है। मैं किसी को बता नहीं पाता हूँ, मैं अपनी दुल्हन के बात किससे कहूँ भाई? और आखिरकार 4 रात के बाद में जब हमारे घर से जो भी मेहमान वगैरह थे सब विदा हो जाता है, घर खाली खाली हो जाता है। मेरी जो बहन आई हुई थी
वो अपने अपने घर लौट जाती हैं। आखिरकार उस घर में और मेरा भी परिवार रह जाता है। मेरा घर खाली खाली हो चुका था। मेरे ही परिवार के लोग अब हमारे घर में बचे थे। अब उनसे मैं भी नज़रें बचा करके दिन में दोपहर में मैं अपने कमरे में चला जाता था। कभी मेरी पत्नी सोई मिलती थी, मैं उसको उठाता था, बड़ी मुश्किल से उठती थी, आलस उसके शरीर में भरा हुआ था। मैं उसको जगाता था, तब उठ के बैठती थी। मैं उससे बात करता था कि तुम रात के दरवाज़ा क्यों बंद करके सोती हो? जब भी आता हूँ तभी दरवाज़ा बंद रहता है। मेरा सुहाग रात कब मनेगा? और तब वो आंखें तरेड़ लेती थी, कहती कैसा मजाक कर रहे हैं जी आप तो हर रोज़ आते हैं, आप फिर मुझ पर लाछन लगा रहे हो कि मैं आती नहीं हूँ और आता नहीं हूँ। मुझे कहूँ ना, मेरा खून उबलने लगता था। मैं कहता था कि मैं तो आया ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ में रात को सोया ही नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? लेकिन वो मुझसे ही उल्टा सवाल करने लगती थी। कहती देखो जी, बहुत मजाक हो चुका है, अब ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। मैं कहूँ ना कि ये बात जो पर्दे में रहना चाहिए था, मैं बेपर्दा कैसे करूँ? मैं शर्मिला युवक था, माँ अंदर ही अंदर घुटने लगा था। मैं सोचा कि आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेहमान तो अब जा चुके हैं। आखिरकार रात के जब 9 बजता है, हमारे घर में खाना पीना जल्दी हो जाता था और सब लोग अपना नींद में सो जाते हैं। मुझे मौका सही मिल जाता है और तब मैं आ जाता हूँ। आता हूँ तो दरवाज़ा खुला मिलता है। मैं जल्दी से जाकर के दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैं अपनी पत्नी को, जो नींद में सो चुकी थी, अगर वो शायद जगी होती तो शायद दरवाज़ा बंद कर लेती, लेकिन वो नींद में थी। मैं उसको उठाता हूँ और वो मेरे साथ में बैठ करके प्रेम भरी बातें शुरू कर देती है। मुझे अच्छा लग रहा था और तब मैं कहता हूँ कि देखो, इतने दिन तक जो हुआ तुम मजाक करती थी ना। अब फिर वो मेरी तरफ आंखें तरेड़ के कहने लगी, फिर आप मजाक शुरू कर दिए। मैं कहती थी ना कि आप हर रोज़ आते थे, आप मेरी बात को क्यों नहीं मानते हैं? आप मेरे साथ में ऐसा क्यों लाछन लगा रहे हैं? मैं कहने लगा, भाई लाछन नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं वही कह रहा हूँ। आखिरकार मैं भी मानने को तैयार नहीं था, ना वो मानने के तैयार थी। मुझे लगा कि चलो अब छोड़ो, अब आज का मजाक किरकिरा नहीं करते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम भरी बातें शुरू कर देता हूँ। और इसके बाद जो लालटेन जल रही थी हमारे कमरे के अंदर में, मैं जाता हूँ कि थोड़ा धीमा कर दूँ, तेज़ जल रही थी। अब मैं जैसे ही कम करके और जैसे ही अपने बिस्तर पर लौटता हूँ, और उसी टाइम जो लालटेन जल रही थी कम रोशनी में अचानक भक से होता है और वो रोशनी बंद हो जाती है। जैसे 2 हाथ मुझे हवा में उठा दिए थे। मैं कहूँ ना कि मैं इतना डर चुका था। एक तो अंधेरी पूरा जगह हो चुका था, लालटेन की रोशनी बंद हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नी को कहने लगा, क्या मजाक कर रही हो? मेरा सेहत अच्छी खासी थी और मेरी पत्नी अब मुझे कैसे उठा सकती थी? मैं वजन वाला व्यक्ति था, लड़का था। मैं कहने लगा, ये कैसी मजाक कर रही हो? मुझे क्यों गोद में उठा रही हो? तब एक बदबू मेरे चेहरे से टकराता है। बड़ी बदबू बुरी थी, जैसे किसी के मुंह से निकल रहा हो। इतनी सड़ी हुई बदबू मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और तभी मेरे मन में खटक जाता है कि मामला कुछ अलग है क्या? कौन हो सकता है भाई? मैं कहूँ ना कि मैं उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो मुझे ज़मीन पर गिरा दिया था। मैं यूँ कहूँ कि मुझे ज़मीन पर पटक दिया था। और इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब मुझे होश आता है ना, तो सुबह हो चुकी थी। अब मेरी पत्नी मुझे उठा रही थी। आप ज़मीन पर क्यों सोए हैं जी? आप ज़मीन पर क्यों सोए हुए हैं? अच्छा लगता है ज़मीन पर सोना? लोग बाग क्या कहेंगे? उठिए उठिए। मेरे शरीर में दर्द से भरा हुआ था। मैं जैसे तैसे करके उठता हूँ। अब पूरा सीन मुझे याद आ जाता है। मैं जैसे ही सीन याद आता है, मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो मंजर मैं महसूस करके मैं उस चीज़ को देख नहीं पाया था कि आखिर वो कैसा था, काला था, पीला था, कैसा था, मैं देख नहीं पाया था। लेकिन उसके मुंह से जो बदबू सड़ी हुई निकल रही थी, मुझे अभी भी उसका एहसास था। मैं डर गया था। मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि रात में मेरे साथ में क्या हो रहा तुम्हें कुछ मालूम नहीं? कहने लगी, नहीं जी, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। आप रोशनी बंद करके आए थे
और मेरे साथ आपने रात गुजारी थी। और क्या, मुस्कुराते हुए बोल रही थी, कब आप मेरे पलंग से उठ करके ज़मीन पर सो गए मुझे कुछ मालूम नहीं। जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि आप ज़मीन पर सोए हुए, मैं आपको उठा रही हूँ। मेरा दिमाग सर चकरा चुका था। मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँ। इसके बाद मैं कमरे से निकल जाता हूँ। मेरे सारा अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। पहली बार मुझे शरीर में डर महसूस होता है। मैं ऐसी शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ में, मेरे घर में, मेरी पत्नी के साथ चल रहा था, मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आखिरकार पूरा दिन सोचने विचारने में निकल जाता है। मैं किससे बात करूं, मैं किससे बात करूं। तभी लगा कि नहीं, मैं अपनी भाभी से तो ज़रूर बता सकता हूं। आखिरकार मैं हिम्मत करता हूं, भाभी के पास जाता हूं। भाभी मुस्कुरा के स्वागत करती है। वो मजाक करती थी, मजाक मजाक में अब कुछ बोलने लगती है तो मैं कहता हूँ भाभी मजाक नहीं, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तब कहती, देवर जी बताओ बताओ, क्या क्या बताओगे। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। जैसे ही बताता हूँ भाभी विश्वास नहीं करती है। कहती, देवर जी मजाक कर रहे हो ना, ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो ना। तब मैं रोने लगता हूँ। कहता हूँ भाभी मैं आपसे कभी ऐसा मजाक किया है, ये सब हमारे घर में चल रहा है, मेरी पत्नी के साथ चल रहा है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो आप जाओ मेरी पत्नी से बातचीत करो, सब कुछ वो आपको बता देगी। मेरी बात पर शायद भाभी को पूरा यकीन नहीं हुआ था। वो मेरे दुल्हन के पास जाती है, खोद खोद करके सारा सवाल का जवाब लेती है। तब आती है तो उनका चेहरा लटका हुआ था। कहने लगी, देवर जी बात तो डर वाली है, ये क्या चल रहा हमारे घर में। मैं कहने लगा, भाभी आप ही कोई उपाय सुझाओ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पिता से, अपने भाइयों से बात करूं। तब कहती है, देवर जी मुझे तो करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे भैया से वो बात करती है, भैया मेरे पिताजी से बात करते हैं। फिर मुझे बुलाया जाता है। मैं आंखें झुका करके उनकी सवालों का जवाब देता हूँ। और इसके बाद हमारे घर में तांत्रिकों का आना जाना शुरू हो जाता है। सब मेरी पत्नी को झाड़ फूक करते हैं, सब वादा करके जाते हैं कि सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, लेकिन सही नहीं होती है। देखो इतना दिन हो चुका है, आज 15 दिन हो चुका है। मुझे वो बता रहे थे अशोक भाई, अभी तक मेरी पत्नी उसी अवस्था में है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं अशोक भाई का पूरे कहानी सुनता हूं, मैं भी एकदम डर जाता हूं। अरे भाई आज साइंस का टाइम है, साइंस के युग में भी ऐसा कुछ शक्ति नज़र आती है क्या। मैं भी खुद घबरा जाता हूँ, यकीन करने का मन तो करता है लेकिन यकीन नहीं कर पाता हूँ। तब मैं कहता हूँ, फिर तुमने आगे क्या सोचा है। कहते, भाई मैं क्या सोचूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मैं कहता हूँ, भाई तुम जाओ भाभी को देखो, और जैसा चल रहा तुम्हारे घर में जो तंत्र मंत्र का है। अब मैं तो उस टाइम मानता नहीं था, लेकिन जब अशोक भाई के साथ में ऐसा घटना अब मैं सुना तो मैं भी कांप गया था। मुझे लगने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति हैं जो अशोक भाई को घर में आ चुकी है। कहीं उस रात से शुरुआत तो नहीं हुई है जहाँ पर मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ था, ये वहीं से शुरुआत तो नहीं हुई है। मैं सोचने लगा था, तब मुझे लगा कि हो ना हो घटना का शुरुआत तो यहीं से हुई है। मैं कभी तांत्रिकों से कभी मिला नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मेरी जो हिम्मत थी ना, बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मुझे लगने लगा कि कहीं मैं इस घटना का जिम्मेदार तो नहीं हूँ, ये सब घटना मेरी वजह से तो नहीं हुआ है। मैं मन ही मन अब इस बारे में छानबीन करने लगा था। कुछ दोस्तों से पता करने लगा था कि भाई अच्छा तांत्रिक कोई है इस एरिया में। तब किसी ने बताया कि हाँ एक बूढ़ा तांत्रिक हैं, लेकिन वो घर में आपको नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे अब शमशान के पास में एक कुटिया है, वहाँ पर रहते हैं, और वो आँखों से अंधे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उनकी दोनों आँखें सुरक्षित थी, लेकिन कोई प्रेत से झगड़ा उनका हो चुका था, और वो प्रेत गुस्से में, नाराज़गी में उनकी आँखों को अब खराब कर देता है। और तब से वो घर बार छोड़ करके वहीं पर रहते हैं, और शमशान के पास ही, और वो तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार हैं, बिना आँखों के भी लोगों को इलाज कर देते हैं। मैं उनका पता पूछ करके उस जगह पर जाता हूँ।
बाबा जी मुझे मिल जाते हैं और तब मैं पूरी कहानी अशोक जी को बताता हूँ। और तब कहते हैं बेटा, हो सकता है कि शुरुआत तुम्हारी वहीं से हुआ हो जहाँ पर तुम्हारा जीप खराब हुआ, लेकिन बेटा उस दुल्हा को अब मेरे पास में लेके आओगे और तब मैं सब कुछ बता पाऊँगा। इलाज मैं ज़रूर कर लूँगा, लेकिन जब तक हमारे पास में नहीं आएगा मैं कैसे कर पाऊँगा। मैं कहने लगा बाबा मैं लेके आता हूँ। हाँ, इसमें 3 दिन जरूर टाइम लगा था। आखिरकार मैं एक दोपहर को अपना जीप लेके जाता हूँ। अशोक को बुलाता हूँ चुपचाप। अशोक को बताता हूँ कि देखो कुछ फर्क पड़ा जितने तंत्र मंत्र से तुम्हारा इलाज चल रहा है। और तब कहने लगा कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब फिर वो रोने लगे थे। और तब मैं कहता हूँ बैठो मेरी जीप में, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ हो सकता है कि तुम्हारा इलाज हो सके। बड़ा खुश हो गए थे। अपने घर वालों से बोल करके और फिर हमारे जीप में बैठ जाते हैं। मैं उनको लेकर के उस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर वो बाबा जी रहा करते थे। जब मैं अशोक जी को लेके जाता हूँ और तब अशोक जी को वो कहते हैं बेटा मेरे सामने बैठ जाओ। उनके सर पर अपना दोनों हाथ रख देते हैं। वो तो अंधे थे, उनको तो दिखाई नहीं देता था, तो अपना हाथ रख देते हैं। ऐसा कुछ देर तक मैंने किए हुए थे, 10-15 मिनट भी। और इसके बाद अपना हाथ हटा देते हैं सर से। कहते हैं मुझसे कि बेटा बात तुम सही कह रहे हो, शुरुआत तुम उसी जगह से हुई थी जहाँ पर तुम्हारा जीप खराब हुआ था। वो ऐसा ही इलाका है, भूतों प्रेतों से भरा हुआ है। और वो जो दुल्हन है ना, दुल्हन जब उल्टी करने के लिए अपना घूंघट उठाई थी, उस टाइम में कोई काली शक्ति वहाँ पर खड़ी थी। दुल्हन को देख करके उसके मन में लालच आ चुका था और वो दुल्हन के अंदर में प्रवेश कर चुका था और दुल्हन के शरीर में ही आकर के घर तक पहुँच गया था। वो इतनी शक्तिशाली प्रेतात्मा है जो तुम्हारा रूप धारण कर लेता है। रात में वो तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारी पत्नी के साथ रात गुजारता है और तुम्हारी पत्नी को लगता है कि तुम ही तो है, तुम ही तो हो। उस बेचारे को क्या मालूम। जब बाबा जी ये सब बताते हैं ना तो मेरा रोम रोम काँप उठता है। और कुछ ऐसा ही हालत मेरे दोस्त का था, अशोक का। वो फिर रोने लगता है और तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं चलना तो चाहता था, लेकिन मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं जीप में बिठा के ले जाऊँगा और फिर आपको ले करके छोड़ दूँगा। और तब कहते हैं कि बेटा नहीं नहीं, जब से वो उस प्रेतात्मा से मेरी लड़ाई हुई, जब से मैं अंधा हुआ हूँ, मेरा जो शरीर का ढांचा है ना पूरा हिल चुका है बेटा। मैं ज़्यादातर बैठ भी नहीं सकता हूँ। अपनी पूरी कहानी सुनाने लगे थे। आखिरकार मैं पूछने लगा कि बाबा जी फिर समस्या का समाधान कैसे होगा। और तब कहते हैं बेटा मैं कुछ देता हूँ और ये ले जा कर के अपने घर में छिड़काव कर दो। और कुछ भभूत देते हैं और कहते हैं 1 बाल्टी पानी में 1 पुड़िया अलग से दिए थे। वो कहें कि बाल्टी के पानी में डाल करके और उस दुल्हन को सर से पैर तक उसको नहलाना है। और ये जो भभूत है जिस पानी से नहलाओगे ना, कम से कम 5 मिनट तक उसको शरीर में रहना चाहिए। और जब वो दुल्हन को लगने लगे कि उस पानी से मिर्ची वगैरह जैसा जलन हो रहा है और वो कितना भी चिल्लाए, लेकिन उस पर कोई पानी अलग से मत डालना। जब उसकी चिल्लाहट बंद हो जाए और उसको लगने लगे कि हाँ अब मिर्ची वगैरह जैसा जलन नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि उसके शरीर से वो दुष्ट आत्मा हट चुका है। आप समझ लो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मुझे उस जगह पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं स्वस्थ रहता तो मैं जरूर चलता। हम लोग उस पुड़िया को लेकर के जो 2 पुड़िया दिए थे, एक तो घर के चारों तरफ में छिड़काव कर देना था, मतलब किलाबंदी कर देना था। और एक पुड़िया को 1 बाल्टी पानी में डाल करके दुल्हन को नहलाना था। पानी डाल करके 5 मिनट तक छोड़ देना था। जब उसको जलन शुरू हो जाए तो मतलब वो पुड़िया काम कर रहा है। अब इसके बाद तो मैं तो अपने घर आ गया था। अशोक जी गए थे और अशोक जी बता रहे थे कि वैसा ही हमने किया था जैसे बाबा जी ने कहा था। वाकई में जिस पुड़िया से हम नहलाना शुरू करते हैं हमारे परिवार को लोग, अब वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसको मिर्ची जैसा जलन हो रहा था पूरे शरीर में। आखिरकार वो ठंडा पानी से नहाना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोग रोक लेते हैं। 5-10 मिनट जरूर लगता है, छटपटाने लगती है, चिल्लाने लगती है। आखिरकार वो एक बार बेहोश हो जाती है और जब वो फिर दोबारा होश में आती है ना, तब उसको मिर्ची जैसा कुछ जलन वगैरह बिल्कुल नहीं लग रहा था।
और इसके बाद उसको फिर ताज़ा पानी से नहलाया जाता है और तब वो पूरी तरह से एकदम जैसा पहले थी अब बिल्कुल हो चुकी थी। अब इसके बाद हमारा शुरुआत हुआ था। मैं रात को जब जाता हूँ, मैं तो जान चुका था इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये कोई ऐसा शक्ति था जो हमारी पत्नी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। आखिरकार हमारी सुहाग रात मनती है और इसके बाद मैं अपनी पत्नी को कहीं ले जाने से बचता था। मुझे लगता था कि इतनी मेरी पत्नी सुंदर है, फिर किसी का नज़र कहीं टोटका या कोई भूत प्रेत की शक्ति इसके अंदर में ना आ जाए। आखिरकार हम बहुत दिनों तक अपनी पत्नी को घर में रखा करते थे, लेकिन जब हमारा छोटा सा बच्चा हमारे घर में आ जाता है तब हम उसको अब समझ लिए थे, अब जो भी गांव के लोग थे, कि भाई अब डरने वाली बात नहीं है, अब तो तुम्हारा पत्नी का बच्चा उच्चा हो गया है। तब हम कहीं उसको बाहर निकालने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी संजीव जी की भेजी हुई अपनी आप बीती कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर जल्दी मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।